नमस्कार सभी को। हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग शॉर्टली एआर भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम इसको केआर पॉटर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। उन्होंने देखा था कि सेल के अंदर कुछ रिबन जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको टाइनी ट्यूब्स जैसे वो दिखे थे, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहे थे। तो केआर पॉटर ने 1948 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखा था और फिर इनका स्ट्रक्चर दिया था। अब ये मोस्टली जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो अपने रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल, एग सेल के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं। और जो यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो एक्टिव सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद में अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है वेसिकल्स और थर्ड है ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये एकदम नॉन ब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक के ऊपर एक स्टॉक जैसा बना हुआ होता है, ढेर जैसा बना हुआ होता है, एक के ऊपर एक अनब्रांच्ड होता है। सेकेंड है वेसिकल्स। वेसिकल्स छोटे छोटे स्पेयर्स टाइप के होते हैं। और थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स भी ट्यूब जैसे होते हैं बट ये ब्रांच होते हैं और कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस को है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल स्पेस कौन सा होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर का स्पेस है वो है ल्यूमिनल स्पेस। जैसे ये वाला स्पेस है, ये ल्यूमिनल स्पेस है। और सेकंड है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो इसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म वाला स्पेस है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है। हाँ, जैसे हमने बात की कि ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जनरली फैला हुआ होता है। थोड़ा छोटा भी हो सकता है बट जनरली ऐसा होता है। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बीच वाला जो एरिया है वो ल्यूमिन कहलाता है। और ये सारा अपना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने कवर किया हुआ स्पेस है। और लास्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक गया हुआ है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली भी है। उसके बाद में अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो 2 मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब जैसे 2 तरह के आप आगे पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है इनका, जो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उनके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। बट बेसिकली ये 2 मैक्रोमोलिक्यूल से ही बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स के। उसके बाद में इसका ऑरिजिन इसका जनरली जो प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उनसे होता है, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो वेसिकल्स होती हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की वेसिकल्स के थ्रू न्यू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फॉर्मेशन होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसका ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम इनके डिफरेंसेस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उनका एक नाम और भी है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जो स्मूथ है उसका ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नाम है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर डॉट डॉट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये डॉट्स क्या हैं? ये राइबोसोम्स हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ऐसे, इनके ऊपर जैसे ही अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इनके ऊपर, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। अगर इनकी सरफेस के ऊपर, बाहरी सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक, खुरदरा इनको अपीयरेंस देता है, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे। अब ये जो राइबोसोम्स हैं वो इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उससे जुड़े हुए होते हैं। उस राइबोसोम्स इसके अंदर, ये जनरली हमने अभी बात की कि ये सिर्फ
यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो कौन सा होता है, 80S राइबोसोम्स होता है, जिसकी बड़ी सब यूनिट 60S होती है एंड स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। तो राइबोसोम्स इससे जो अटैच हुए होते हैं, इसकी ये जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो इससे अटैच हुई होती है, किसकी मदद से, ग्लाइकोप्रोटीन्स। 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है राइबोफोरिन 1 एंड 2, उनकी मदद से ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अटैच होते हैं। सेकेंड थिंग आती है इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये एक दूसरे में, एक पॉइंट यहाँ पे और भी नोट करने वाला वो ये है कि जो सेल के अंदर है ये एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर सेल को ज़्यादा लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना है तो वो ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाएंगे, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा करना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाएंगे। तो इससे क्या है, अगर रफ है तो वो स्मूथ में चेंज हो सकते हैं, स्मूथ है तो रफ में चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। अगर इनको स्मूथ में चेंज होना है तो अपने ऊपर से ये राइबोसोम्स हटा लेंगे, और अगर रफ में चेंज होना है तो इनके ऊपर अटैच हो जाएंगे इस ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से। अब हम स्टेबिलिटी की भी बात कर चुके हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर। अब इसके जो कंपोनेंट है, सिस्टर्ने हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो सिस्टर्ने से ही बना हुआ होता है, और कुछ थोड़े बहुत इनके अंदर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके ऊपर ये सिस्टर्ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। वो जनरली ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से ही बना हुआ होता है, सिस्टर्ने नहीं पाए जाते हैं उसके ऊपर। अब इनका जो बेसिक फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस का है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उनका मेन फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन या लिपिड सिंथेसिस का। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसीलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर राइबोसोम एब्सेंट है तो ये फैट्स का सिंथेसिस करते हैं। अब इनकी पोजीशन की अगर बात करें तो ये जनरली इंटरनल पोजीशन होती है। इंटरनल पोजीशन मीन्स ये जैसे मेनली मिड में ऐसे पाए जाते हैं, और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं इनकी पोजीशन पेरिफेरल होती है, यानी कि ये साइड में, यहाँ थोड़ा ऐसे ऐसे साइड में पाए जाएंगे। तो बीच में इंटरनल सेंट्रल पोजीशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की होती है, और पेरिफेरल यानी कि साइड में जो पाए जाएंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाए जाएंगे। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर हमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमारा स्केलेटल और हार्ट मसल्स के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर रेगुलेट करते हैं, जिससे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद में है अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म क्या होते हैं कि छोटे छोटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पीसेस होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। छोटे एंडोप्लाज्मिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंस राइबोसोम्स जब प्रेजेंट होते हैं तो वो अर्गोप्लाज्म बनाते हैं। ये जब निसल्स बॉडीज़ इनको कब कहा जाता है, जब ये नर्व सेल्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं उनको निसल्स बॉडी कहा जाता है। अब थर्ड एक और मॉडिफिकेशन है वो है माइलॉइड बॉडीज़। ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना, ये जो आई के रेटिना होता है उसके अंदर पाया जाता है, और ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद में एक और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है वो है माइक्रोसोम्स का। माइक्रोसोम्स जनरली लिविंग सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं। कैसे? जब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हाई सेंट्रीफ्यूगेशन से होमोजिनेशन किया जाता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो बहुत छोटे पार्ट्स में इन टुकड़ों को माइक्रोसोम्स कहा जाता है। इनको साइंटिस्ट इन विट्रो कंडीशन में इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो वर्किंग समझने के लिए काम में लेते हैं। इन विट्रो कंडीशन यानी कि लैब की कंडीशंस।
ट्यूब से जो अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर की कंडीशंस की बात होती है। इन वीवो कंडीशन यानी कि लिविंग सेल के अंदर की कंडीशन। तो माइक्रोसोम लिविंग सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी करने के लिए। अब उसके बाद में कुछ एंजाइम्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सुक्रेजेस, NADH डिसफॉस्फेटेज, ATPase, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेज। अब इसमें जैसे जो इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज और फॉस्फेट में अलग अलग कर देता है, जिससे क्या, अब ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर जाता है और तो फिर ग्लूकोज की अमाउंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिसाइड करता है या रेगुलेट करता है। वैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेज क्या करता है, विटामिन C का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। अब फंक्शन की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि ये एक्सोस्केलेटन के तरफ काम किया करता है, लाइक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे ये एक तरह से बहुत बड़ी ऑर्गेनेली है, ये पूरे सेल का जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है, इसीलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है सेल को। सेकेंड है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है कि कोई भी प्रोटीन या कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उनको डिग्रेड कर देते हैं या उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है उसको केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके कारण उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट रहता है और फंक्शनिंग भी मेंटेन रहती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कौन करता है, जो राइबोसोम्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर वो सिंथेसिस करते हैं। और एक और है ग्लाइकोसाइलेशन का। जनरली ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस गोल्गी बॉडी के अंदर होता है, बट इसके अंदर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ओलिगोसैकेराइड, कोई भी शुगर की बॉन्डिंग बनाना प्रोटीन का, तो वो ग्लाइकोसाइलेशन है। तो वो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है अपने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर। फिर है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर, जो अपने मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स हैं यानी कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कुछ स्टेरॉइड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे कहाँ बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर बनते हैं। तो ये लिपिड सिंथेसिस का भी काम करता है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन के टाइम में जो न्यूक्लियस होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन बनाने का भी ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। हाँ, ऑर्गेनेलीज जितनी भी जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही बनती हैं। जैसे स्पेरोसोम्स हैं जो प्लांट्स के एंडोस्पर्म और कोटिलिडन के अंदर पाया जाता है, वो किसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही बनता है। उसके बाद में लाइजोसोम्स हैं, वो भी पहले गोल्गी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से गोल्गी बॉडी से फिर लाइजोसोम भी इन्हीं से बनते हैं। तो जनरली बहुत सारे ऐसी माइक्रोबॉडीज़ हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी अपने बॉडी के अंदर कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस इंसर्ट कर हो जाते हैं तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। जैसे कोई भी पॉल्यूटेंट हो गया या कोई स्टेरॉइड हो गया, तो इस टाइप के टॉक्सिन्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है, वो है साइटोक्रोम P450, जो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में है प्रोवाइड सीक्रेटरी प्रिकर्सर टू गोल्गी। यस, ये जैसे एक तरह से फैक्ट्री के अंदर कोई भी रफ माल जाता है, उसी तरीके से ये एक तरह से जो रफ प्रोटीन का फॉर्मेशन है, कोई भी खुदरा माल
जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है और फिर वो किसको ट्रांसफ़र होता है, गोल्गी बॉडी को ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे प्रॉपर उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होता है। तो एक तरह से यही है, प्रिकर्सर जो भी मटेरियल, भले ही वो फैट्स के कह लो या प्रोटीन के कह लो, वो सारे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं और फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र होते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर। उसके बाद में ये प्लाज्मोडेस्माटा, यस, प्लांट्स के अंदर जो दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर है। उसके बाद में स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन, हाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी होता है और सेल के बाहर कितना कैल्शियम जाना है या अपटेक करना है वापस, वो सारा रेगुलेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही करता है। तो ये ओवरऑल सारी फंक्शनिंग है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने पढ़ा। थैंक यू।